So hi guys, this is Manu Mishra. So welcome back with the session जिसमें आज हम लोग February मंथ के करंट लीगल नॉलेज का रिकैप करेंगे. So the month of February start with the बजट का प्रेजेंटेशन. तो बजट का प्रेजेंटेशन इस बार हुआ. तो फर्स्ट हम लोग भी इशू स्टार्ट करेंगे बजट से. So the first issue, it's about what is budget. बजट हमेशा से प्रेजेंट करते आए हुए हैं फाइनेंस मिनिस्टर, और इस बार भी बजट प्रेजेंट किया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने. लेकिन इस बार एक यूनिक थिंग हुई है. द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बजट, पहली बार पेपरलेस बजट प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट में. एंड द सेकेंड पॉइंट इज अबाउट कि बजट इज जस्ट अ निकनेम. अगर हम उसका ऑफिशियल नेम देखेंगे, लीगल नेम देखेंगे, तो लीगल नेम लिखा हुआ है अंडर द आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बजट को भी डिफाइन करता है. दैट इज annual financial statement. तो annual financial statement is a real name of the budget, and budget is just a nickname जो कि layman person को या common person को समझ में आए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है. Now the question arises, what inside the budget? So there are four things. The first thing is about कि फर्स्ट थिंग अबाउट द बजट, जो बजट के अंदर होता है कि गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करने वाली है इन द करंट और इन द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर. द सेकंड थिंग इज दे विल एस्टिमेट रेवेन्यू, कि गवर्नमेंट के पास कितना रेवेन्यू है. द थर्ड थिंग, वेज एंड मीन्स टू रेज द रेवेन्यू. अगर उनके पास रेवेन्यू कम है तो वो वेज एंड मीन्स और वो तरीके ढूंढेंगे कि रेवेन्यू कैसे इंक्रीज किया जाए. एंड द फोर्थ एंड द लास्ट थिंग इज, जो कि बजट में होता है, कि गवर्नमेंट ने इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर कितना रेवेन्यू, कितना एक्सपेंडिचर किया. ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइज कि बजट की स्टेजेस कितनी होती है. अगर हम पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है फाइनेंस मिनिस्टर, तो कितनी स्टेजेस से बजट को निकलना पड़ता है. द फर्स्ट स्टेज इज दैट द फर्स्ट स्टेज इज प्रेजेंटेशन ऑफ बजट. फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करेगा बजट को इन द पार्लियामेंट. द सेकंड स्टेज इज आफ्टर द प्रेजेंटेशन, सब लोग जब बजट को रीड कर लेंगे सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, then the second stage is general discussion. Then there will be a general discussion. The third stage is कि then the budget goes to the departmental committees for the scrutiny. So what happened? तो बेसिकली डिपार्टमेंटल कमिटीज स्क्रूटनी के लिए जाता इसीलिए है क्योंकि हम प्रीवियस ईयर्स की बात करें, बिफोर 2014, तो बजट हर डिपार्टमेंट का अलग अलग बजट प्रेजेंट होता था. रेलवे का अलग बजट प्रेजेंट होता था, फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग बजट प्रेजेंट करती थी. बट आफ्टर मोदी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने डिसाइड किया कि बजट को हम क्यूमुलेटिवली प्रेजेंट करेंगे, एक ही बजट प्रेजेंट करेंगे, और उसमें सारे डिपार्टमेंट्स का लिखा होगा कि हर डिपार्टमेंट को कितना रेवेन्यू गया है. So the third stage goes to departmental committees. हर डिपार्टमेंट के पास बजट जाएगा and they will scrutinize the budget. The fourth thing is कि then there is a voting on the demands of grants. So जितना भी गवर्नमेंट डिमांड कर रही है पैसे का बजट में, उस पर वोटिंग होगी, लोग वोटिंग करेंगे, एमपीज वोट करेंगे. And the fifth point and the most important stage, it's about passing of appropriation bill. So what is appropriation bill? कि गवर्नमेंट को कितना पैसा चाहिए इन द करंट फाइनेंशियल ईयर रन करने के लिए फॉर द पब्लिक वेलफेयर एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कितना पैसा चाहिए, उसके लिए उन्हें एप्रोप्रिएशन बिल पास करना होता है. ओके, so the fifth stage is passing of the appropriation bill, and the sixth stage, it's about passing of financial bill. Now the question arises, what is the difference between the appropriation bill and the finance bill? So appropriation bill is totally about the money. If government want money, they have to pass the appropriation bill in the parliament. एंड फाइनेंस बिल इज अबाउट कि क्या क्या फाइनेंस में चेंजेस होने वाले हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल, प्रेजेंट का एग्जांपल लेके चलते हैं. जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई इंक्रीज किया गया फ्रॉम 49% टू 74%. तो ये सारी चीजें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, ये सारी चीजें फाइनेंस बिल में होगी. ओके, सो दिस इज द समथिंग अबाउट द बजट, जो हमने इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझा कि बजट होता क्या है. नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट इशू. इट्स अबाउट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट. सो व्हाट हैपेंड, रिसेंटली कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री, और कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर इंडिया में अभी निर्मला सीतारमन है. तो कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि दे विल डिक्रिमिनलाइज द 12 क्राइम्स फ्रॉम द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट. सो नाउ द क्वेश्चन अराइज कि उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया. सो दे हैव डिसाइडेड दैट कोविड के समय में, इन द सिचुएशन ऑफ द कोविड-19 एंड इन द लॉकडाउन, सबसे ज्यादा कोई अफेक्ट हुआ है तो बिजनेस अफेक्ट हुआ है, पार्टनरशिप या बिजनेस अफेक्ट हुआ है. So making business more easy for ease of doing business, इन लोगों ने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में से 12 क्राइम्स को चूज किया और 12 क्राइम्स को डिक्रिमिनलाइज करने का डिसीजन लिया है. अभी हुए नहीं है, बट इन दी अपकमिंग मंथ हो जाएंगे. नाउ द क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, इसका पर्पस क्या है.
सो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज अ टाइप ऑफ पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. इट मींस कि अगर कोई पार्टनर रॉन्गफुल एक्ट करता है तो दूसरा पार्टनर उसके रॉन्गफुल एक्ट के लिए लाइबल नहीं होगा. लेकिन जब हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ते हैं या कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ते हैं, तो उसमें अगर कोई एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय या फिर कोई पार्टनर गलत काम करता है तो वो लाइबल होता है. बट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का एक अलग से लॉ है एंड इट वाज रेगुलेटेड बाय द लॉ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. Okay, so now we move further to a third issue, and it's about the High Court reject State Election Commission order restraining minister. So what happened recently? आपने न्यूज़ सुना होगा कि there will be a legislative assembly elections in the 5 states, including and one union territory. बट साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस होने वाले हैं. और इंडिया में दो बॉडीज हैं जो इलेक्शन कंडक्ट कराती है. वन इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अदर वन इज स्टेट इलेक्शन कमीशन. जब हम बात करते हैं जनरल इलेक्शन की और लेजिस्लेटिव असेंबलीज की इलेक्शन की, तो ये दोनों इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है. और जब हम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन की बात करते हैं, तो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन सिर्फ स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है. सो अभी आंध्र प्रदेश स्टेट में पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन कंडक्ट होने वाले हैं. तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था. स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया था कि वी आर रेडी विद द इलेक्शन. लेकिन उन्होंने एक ऑर्डर निकाला अगेंस्ट दी आंध्र प्रदेश स्टेट के एक मिनिस्टर हैं पीआर रेड्डी, जो कि पंचायती राज मिनिस्टर है. उनके अगेंस्ट ऑर्डर निकाला कि इनको हाउस अरेस्ट करके रखो. उस ऑर्डर का रीजनिंग जो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने दिया कि इफ पीआर रेड्डी इलेक्शन में इंटरफेयर किया तो इलेक्शन इंटरफेयर हो, इलेक्शन में बहुत सारे वायलेंस हो सकता है. जो इलेक्शन अभी स्मूथ तरीके से चल रहा है वो स्मूथ तरीके से इलेक्शन नहीं चलेगा और हमें फिर से री इलेक्शन कराने पड़ेंगे. सो फॉर द बेटर रनिंग ऑफ द इलेक्शन, फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द इलेक्शन, हमने उनको हाउस अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया. देन पीआर रेड्डी मूव टू द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट एंड ही सेड कि मेरे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं. द फर्स्ट आर्टिकल he talks about that article 14 is been violating. कि आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट नो पर्सन इज अबव लॉ. सो रूल ऑफ लॉ के बारे में बताता है कि पीआर रेड्डी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. सो देयर इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14. देन ही टॉक्स अबाउट कि आर्टिकल 19 भी वायलेट हो रहा है. सो आर्टिकल 19 में बताया कि हर पर्सन के पास, हर सिटीजन के पास राइट है कि ही हैज अ राइट फ्रीडम टू मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो उनका मूवमेंट छिन गया आर्टिकल 19 से ना. एंड आर्टिकल 21 ऑल्सो विच टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. तो यहाँ पर पर्सनल लिबर्टी का ब्रीच हो रहा है. So what Andhra Pradesh High Court, what Andhra Pradesh High Court done? They have restrained the order. They have rejected the order. So they have rejected the State Election Commission order. Now, this is the current issue. Now the question which arises is what State Election Commission means. So before we understand what State Election Commission means, first we try to understand what panchayat and municipalities are. Okay. So when the constitution has been completed on 26th of November 1949, there was no mention of panchayat and municipalities. Panchayat and municipality was added later in the year of 1991 by the constitutional amendment of 73rd and 74th amendment. And by these amendment, two new schedules has been added, 11th schedule and 12th schedule, which talks about the panchayat and municipalities. Okay. And Balwant Rai committee has given the recommendation for including panchayat and municipalities in the district level. ओके. बलवंत राय कमेटी की रिकमेंडेशन की बात मानी, फिर उसके बाद 73rd और 74th अमेंडमेंट आए, उसके साथ साथ 11th और 12th शेड्यूल को ऐड किया गया और पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज आ गए. और पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज को हम यही बोलते हैं थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट. द फर्स्ट ईयर इज सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड ईयर इज स्टेट गवर्नमेंट एंड द थर्ड ईयर इज पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज गवर्नमेंट. नाउ we'll discuss about what state election commission means. So state election commission को पावर मिलती है under the article 243K of the Indian Constitution. उनको पावर मिलती है कि वो स्टेट में कंडक्ट करा सकते हैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन. एंड अनदर क्वेश्चन अराइज कि अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की और स्टेट इलेक्शन कमीशन की, कि इन दोनों में सबसे मोस्ट पावरफुल बॉडी कौन सी है. सो आई नो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बट नो, दोनों ही अपने अपने एम्बिट में पावरफुल है. जब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जनरल इलेक्शन कराती है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन कंडक्ट कराती है. जब हम स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो स्टेट इलेक्शन कमीशन सिर्फ पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन कंडक्ट कराती है. और पावरफुल तब इशू रेज होता है जब व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर. बट यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर है ही नहीं, तो दोनों ही अपने अपने एम्बिट में पावरफुल है. जब पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन कंडक्ट होंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन पावरफुल होगी जब जनरल इलेक्शंस होंगे या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस होंगे, तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पावरफुल होगी। और जब पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलती है, डायरेक्शन देती है टू दी स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी हो जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उनके डायरेक्शन को फॉलो करे। सेम गोज विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब वो इलेक्शन कंडक्ट कराती है। ओके, सो नाउ वी मूव फर्दर टू आवर नेक्स्ट इशू, एंड इट्स अबाउट डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2019। सो ये बिल देखा जाए 2019 में फॉर्मुलेट हुआ था, एंड व्हाई वी आर रीडिंग दिस इशू इन द मंथ ऑफ फरवरी, व्हाई? सो व्हाट हैपेंड, पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस बिल को सही तरीके से फॉर्मुलेट कर दिया है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को दे दिया है कि आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं पार्लियामेंट में। सो व्हाट दिस बिल टॉक्स अबाउट, सो दिस बिल टॉक्स अबाउट कि जितने भी सिटीजन है इंडिया में, उन सब के डीएनए इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए जाएंगे टू स्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। और इस बिल का पर्पस है कि इस बिल को सिर्फ दो चीजों के लिए यूज किया जाएगा, टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल्स एंड टू आइडेंटिफाई द मिसिंग पर्संस। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको नेगेटिवली क्रिटिसाइज किया कि इस बिल को अगर पास किया गया तो ये माइनॉरिटी के अगेंस्ट यूज किया जाएगा। सो देयर आर सम इश्यूज विद द बिल, सो वी विल डिस्कस द थ्री इश्यूज। द फर्स्ट इशू इज कि अगर ये बिल पास हुआ तो there will be a violation, there are chances that will be a violation of right to privacy, which was defined under the Article 21 of the Indian Constitution. The second issue विद दिस बिल इज कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जरूर स्मूथ हो जाएगी, जो कि एक प्रो है इस बिल का, बट मैनिपुलेट भी हो सकती है, किसी और को भी फंसाया जा सकता है, गवर्नमेंट इसका मिसयूज कर सकती है या कोई और पर्सन इसका मिसयूज कर सकता है। सो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कैन बी मैनिपुलेटेड। एंड द थर्ड इशू विद दिस बिल इज कि अगर हम, इंडियन एजेंसी की खुद की रिपोर्ट है और इंडियन एजेंसी ने बताया कि अगर हम डीएनए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर भी लेते हैं सारे इंडिया के सिटीजन की, सो इंडियन एजेंसी की, इंडियन अथॉरिटी के पास कैपेसिटी सिर्फ इतनी है कि वो 2 या 3% पॉपुलेशन की ही डीएनए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। सो देयर आर चांसेस कि हमारे पास जब कैपेसिटी ही नहीं है तो हम सारे लोगों की डीएनए इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेंगे? तो पहले आप अपनी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाओ, उसके बाद डीएनए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। सो ये थर्ड इशू है, और यही देखा जाए तो तीनों इश्यूज आर इंटरकनेक्टेड। अगर कैपेसिटी नहीं है तो देयर आर चांसेस कि साइबर क्राइम्स हो सकते हैं, जब साइबर क्राइम्स होंगे तो 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 राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन होगा। ओके, एंड बेनिफिट्स इसके ये हैं कि इन्वेस्टिगेशन बहुत स्मूथ हो जाएगी, एंड और सिर्फ ये यूज किया जाएगा क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और मिसिंग पर्संस को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, सो नाउ वी मूव फर्दर टू आवर नेक्स्ट इशू, इट्स अबाउट द मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020। सो दिस बिल इज गुड फॉर पोर्ट अथॉरिटीज, क्योंकि हम बात करते हैं कि जब इंडिया के पोर्ट्स की बात करते हैं, सो इंडिया के पास कैपेसिटी बहुत है, बिकॉज इंडिया इज अ पेनिनसुला कंट्री, एंड पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड विच इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। सो हमारे पास कैपेसिटी बहुत है कि हम पोर्ट्स बना सकते हैं, और हमारे पास पोर्ट्स हैं, बट वी डोंट हैव एन वर्ल्ड फेमस पोर्ट। वहीं हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में एक ही पोर्ट है कराची में, बट वो बहुत वर्ल्ड फेमस है। ईरान की बात करें, ईरान के पास भी एक ही पोर्ट है, लेकिन वो भी बहुत वर्ल्ड फेमस है। इंडिया के पास देयर आर मेनी पोर्ट्स, बट कोई वर्ल्ड फेमस नहीं है। इशू क्या था? क्योंकि इशू ये था कि एक बॉडी थी, एक ट्रस्ट था, और वो एक ट्रस्ट पूरे पोर्ट्स को रेगुलेट करता था। अगर कोई पर्सन सारे पोर्ट्स को रेगुलेट कर रहा है, एक बॉडी सारे पोर्ट्स को रेगुलेट कर रही है, तो इतने इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से रेगुलेट नहीं कर पाएगा। सो अगर ये बिल इन दी अपकमिंग मंथ्स एक्ट बनता है, और ये राज्यसभा से प्रेजेंट में पास भी हो गया, इन दी मंथ ऑफ फरवरी राज्यसभा में पास भी हो गया, और अगर ये बिल एक्ट बनता है तो फिर ये बिल रिप्लेस करेगा जो प्रीवियस एक्ट को, उसका नाम है मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963, उसको ये रिप्लेस करने वाला है, और एक नया लॉ बनेगा। और इस लॉ के अकॉर्डिंग हर पोर्ट का एक अलग बोर्ड होगा, और वो बोर्ड एक तरीके से इंडिपेंडेंट बोर्ड होगा, और वो पोर्ट को रेगुलेट करेगा। नाउ वी डिस्कस कि व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, कि बोर्ड में कौन कौन से मेंबर्स होंगे। सो द वन फर्स्ट मेंबर इज चेयरपर्सन, सेकंड मेंबर इज डेप्यूटी चेयरपर्सन, द थर्ड मेंबर इज, क्योंकि हर पोर्ट किसी ना किसी स्टेट की टेरिटरी में होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव, एंड द फोर्थ इज, क्योंकि जब भी कोई चीज गुड्स आते हैं फॉरेन से, किसी दूसरे नेशन से, तो एक ड्यूटी लगती है, इसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, तो कस्टम डिपार्टमेंट का भी रिप्रेजेंटेटिव होगा। एंड द फिफ्थ वन इज के पोर्ट को सिक्योरिटी चाहिए, सो डिफेंस मिनिस्ट्री का भी रिप्रेजेंटेटिव होगा। एंड द सिक्स्थ मेंबर वुड बी, जब मटेरियल या गुड्स एंड सर्विसेज पोर्ट पे आ गए तो हमें डिफरेंट सिटीज में हम उनको ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी होना चाहिए, रोड का भी, रोड मिनिस्ट्री का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। बट जब हम रोड की बात करते हैं तो रोड इतना ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, सो फॉर रेलवे मिनिस्ट्री, सो रेलवे मिनिस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो देयर आर 6 मेंबर्स
जो कि परमानेंटली रहेंगे बोर्ड में। ओके, और बोर्ड के पास पावर क्या है? पावर ऑफ द बोर्ड। सो द फर्स्ट पावर ऑफ द बोर्ड इज कि जितनी भी पोर्ट में एसेट्स हैं वो बोर्ड के एम्बिट में आएंगे। सेकंड पावर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कुछ बिल्डअप करना है पोर्ट पे तो वो बोर्ड के कंट्रोल में है। द थर्ड पावर इज कि अगर कोई गुड्स एंड सर्विस बाहर से आया तो जो उसका पेमेंट है, उसका कस्टम ड्यूटी है, उसको एग्जेम कर सकता है, उसको रिमिट कर सकता है, ये बोर्ड के पास पावर है। सो देयर आर थ्री पावर्स जो कि बोर्ड को मिल रखी है अकॉर्डिंग टू दिस बिल। ओके, सो नाउ वी मूव फर्दर टू दी नेक्स्ट इशू। सो व्हाट हैपेंड, तमिलनाडु एक बिल लेके आया था सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, वो अब फाइनली लॉ बन भी गया। और इस लॉ में था कि उस लॉ में बेसिकली 69% रिजर्वेशन दे के रखा हुआ था। उस लॉ के अगेंस्ट, उस एक्ट के अगेंस्ट एक पर्सन ने पिटीशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में और बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद जजमेंट दिया था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में कि मैक्स टू मैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट मैक्स टू मैक्स सिर्फ 50% का रिजर्वेशन दे सकती है, 50% रिजर्वेशन को एक्सीड नहीं कर सकते। उन्होंने एक लाइन डिमार्केट कर दी थी कि मैक्स टू मैक्स 50% रिजर्वेशन आप दे सकते हो, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते। लेकिन तमिलनाडु ने इस इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के जजमेंट को नहीं माना, इसी के अगेंस्ट पिटिशन गई। जब ये बात सुप्रीम कोर्ट को पता लगी पिटीशन के थ्रू, तो सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट से पूछने की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा कि तमिलनाडु गवर्नमेंट हमारे लॉस को फॉलो क्यों नहीं कर रही। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि तमिलनाडु जो लॉ लेके आई है उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हम लोग क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर है, इंडिया एज अ क्वाजी फेडरल स्टेट के पास भी खुद की अपनी पावर होती है कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को कैसे रेगुलेट करना है, कितना रिजर्वेशन देना है, तो वो उनके एम्बिट में है, आप तमिलनाडु गवर्नमेंट से पूछो। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने फाइनली उस लॉ को 9th शेड्यूल में डाल दिया। एंड 9th शेड्यूल बेसिकली टॉक्स अबाउट कि अगर कोई लॉ 9th शेड्यूल में आ चुका है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। बट इन द केस ऑफ आईआर कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु इन द ईयर ऑफ 2007 ये डिसीजन आया था कि अगर कोई लॉ जो कि 9th शेड्यूल में है और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच करता है तो उस पर हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। सो व्हाट हैपेंड, जब सुप्रीम कोर्ट के पास पिटीशन गई तो सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट से नहीं पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि हम लोग इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को रिव्यू करेंगे। रीजन बीइंग क्योंकि नॉट ओनली तमिलनाडु, देयर आर मेनी स्टेट्स इंक्लूडिंग महाराष्ट्र जहां पर 50% रिजर्वेशन को एक्सीड किया गया। तो वो लोग फिर से रीड कर रहे हैं उस जजमेंट को। सो नाउ वी मूव फर्दर टू आवर next issue. It's about Karnataka to move Supreme Court against Tamil Nadu project. So what happened? So there was one river Kaveri जो कि फ्लो होती है फ्रॉम कर्नाटका टू तमिलनाडु और मर्ज हो जाती है इन दी बे ऑफ बंगाल। सो व्हाट हैपेंड, तमिलनाडु एक प्रोजेक्ट लेके आई, उस प्रोजेक्ट के थ्रू वो डैम्स बना रहे हैं और इन डैम्स में एक्सेस वाटर को स्टोर किया जाएगा। बिकॉज हम बात करते हैं कावेरी रिवर की तो दे आर नॉन पेरेनियल रिवर जो कि 12 मंथ सेम वाटर नहीं होता उनमें। जब रेनी सीजन आता है तो वाटर ज्यादा है, तो जब रेनी सीजन में वाटर ज्यादा आता है, एक्सेस वाटर आता है, तो उसके लिए तमिलनाडु ने प्रोजेक्ट बनाया कि उस एक्सेस वाटर को हम लोग स्टोर कर लेंगे डैम में और फार्मर्स को यूज किया जाएगा। कर्नाटका ने उस पर इशू रेज किया। कर्नाटका ने बोला अगर एक्सेस वाटर है तो उसका भी डिवीजन होना चाहिए। तो कर्नाटका ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को बोला, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि विल नॉट शेयर द एक्सेस वाटर। सो व्हाट हैपेंड, तमिलनाडु गवर्नमेंट डायरेक्टली चली गई सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट द तमिलनाडु प्रोजेक्ट, अगेंस्ट द बेसिकली तमिलनाडु गवर्नमेंट जो कि उनका तमिलनाडु प्रोजेक्ट है उस बेसिस पर। नाउ द क्वेश्चन आ रहा है कि डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट कैसे जा सकते हो। अगर हम किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं तो इंडिविजुअल का अगर फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है तब वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाता है अंडर द आर्टिकल 32। हाउ कैन अ स्टेट can directly move to a Supreme Court? So yes, there is an article which article is 131 which talks about original jurisdiction, which says कि अगर कोई स्टेट किसी स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस फाइल करना चाहता है, एंड द सेकंड केस इज अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के केस फाइल करना चाहता है और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के केस फाइल करना चाहता है, और द थर्ड केस इज कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही पार्टी है एंड द अपोजिशन पार्टी इज अनदर स्टेट गवर्नमेंट। तो इन तीन केसेस में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अंडर द आर्टिकल 131। सो अंडर द आर्टिकल 131 बेसिकली यही बताता है कि दोनों पार्टीज शुड बी स्टेट गवर्नमेंट और आइदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो तमिलनाडु अभी कर्नाटक गवर्नमेंट जा चुकी है तमिलनाडु गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अब जब हम वाटर की बात करते हैं और वो भी रिवर वाटर की बात करते हैं तो एक ऑलरेडी एक्ट बना हुआ है, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। और
बेसिकली जब भी हम बात करते हैं स्टेट्स के डिस्प्यूट्स की, तो जब भी स्टेट्स में डिस्प्यूट होता है तो उनको सही उसको सही कराने की जो राइट है, रिजॉल्व कराने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो जाती है। लेकिन जब रिवर की बात आती है, रिवर डिस्प्यूट की बात आती है, तो सेंटर उसमें इन्वॉल्व नहीं करती। सेंटर ने ऑलरेडी एक्ट बना दिया है, उस एक्ट के थ्रू एक एक बॉडी बनती है, कमीशन बनता है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक दूसरे स्टेट गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, दूसरे स्टेट गवर्नमेंट का, और एक न्यूट्रल होता है। एंड दे विल डिसाइड विद इन अ टाइम पीरियड, जो भी टाइम फिक्स किया गया विद इन अ टाइम पीरियड, और उस डिसीजन को इंप्लीमेंट किया जाता है बाय द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। ओके, सो दिस इज द रिकैप ऑफ फेब्रवरी करंट लीगल नॉलेज। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद द बैटल ऑफ ब्रेन्स, जिसमें हम लोग करंट लीगल नॉलेज फेब्रवरी मंथ के ऊपर हम लोग बैटल ऑफ ब्रेन्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। सो ये था हम लोग का वीडियो। हम लोग कल कल फिर मिलते हैं, ओके, हिंदू एनालिसिस के टाइम पे। सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन, एंजॉय योर डे।